हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि दूसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतकी। रासायनिक बलगतकी में आज पढ़ाएंगे शून्य कोट की अपक्रिया। शून्य कोट की अपक्रिया। कोट की अपक्रिया। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो शून्य कोट की अपक्रिया में इसको पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा कि इसके पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, और यहाँ पर पढ़ेंगे शून्य कोट की अपक्रिया। शून्य कोट की अपक्रिया यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसकी कोट क्या हो, शून्य हो। ऐसी अपक्रिया जिसकी कोट क्या हो, शून्य हो, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया, अपक्रिया जिसकी कोटि शून्य हो। शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। या ऐसे भी कह सकते हैं, या एक और परिभाषा हो जाएगी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों के सांद्रण का घात क्या हो, शून्य हो, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, शून्य कोट की अपक्रिया। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता का घात क्या हो, शून्य हो, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। या एक और परिभाषा कर सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाएगी। यानी कि 3-4 परिभाषा बना सकते हैं, या 3-4 परिभाषा इसको बता सकते हैं। यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है
शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या एक और परिभाषा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो यानी कि जितने भी अभिकारक अणु होंगे उसकी उन सभी पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। या हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं के सांद्रण का घात क्या हो? शून्य हो, तो शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो यानी कि कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं का सांद्रण अभिकारक अणुओं के सांद्रण का घात शून्य हो, कोटि की अपक्रिया कहलाती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं के सांद्रण का घात क्या हो? शून्य हो, घात शून्य हो, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे H2 प्लस Cl2 यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यह बनेगा 2HCl। यह हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है या हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस होता है। क्लोरीन गैस यह भी गैसें हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन अपक्रिया करके HCl बनाते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। और इसमें अपक्रिया की कोटि यह हो जाएगा शून्य। या ऐसे भी कर सकते हैं, अपक्रिया की दर यह समानुपाती होगा कंसंट्रेशन ऑफ H2
के घाते 0 और Cl2 के घाते 0, यानी कि यहाँ पे घात क्या है, शून्य है। शून्य होने के कारण यानी कि यह बता रहा है कि न तो हाइड्रोजन की सांद्रता परिवर्तित हो रही है, न तो क्लोरीन की सांद्रता परिवर्तित होगी। तो अब क्रिया की दर भी क्या होगी, वैसे ही रहेगी। तो इसलिए शून्य, इसे क्या कहेंगे, शून्य कोट की अपक्रिया कहेंगे। इसी तरह से कई ठो उदाहरण है। और दूसरी बात कि शून्य कोट की अपक्रिया हो, चाहे किसी भी अपक्रिया की कोटि हो, उसमें क्या होता है कि याद करना होगा। अपक्रिया की कोटि निकाल नहीं सकते, क्योंकि यह पहले ही बताया गया है कि यह प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो प्रयोग तो यानी कि किसी अपक्रिया को देख के नहीं बता सकते कि हाँ वह किस वेग से अपक्रिया कर रहा है, किस पदार्थ का सांद्रण परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से तो इसमें क्या होगा कि सभी उदाहरण को याद करना होगा कि कौन सा रिएक्शन शून्य कोट की अपक्रिया है, कौन सा रिएक्शन प्रथम कोट की अपक्रिया है, कौन सा रिएक्शन द्वितीय कोट की अपक्रिया है। इस तरह से सबको याद करना होगा, क्योंकि अपक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। और दूसरी बात की बता दें कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो अब जो ही यूट्यूब पे वीडियो लोड होता है तुरंत आपके यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है। इसी तरह से और भी उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हो जाएगा 2HI = H2 + I2। यह गोल्ड मतलब सोना उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो जो यहाँ पर अपक्रिया का वेग होगा, अपक्रिया का वेग, यह अपक्रिया का वेग समानुपाती होगा कंसंट्रेशन ऑफ HI के घाते 0। तो यहाँ पे अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि क्या होगी, शून्य होगी। इसी तरह से तीसरा उदाहरण एक और है EnH3। यह प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे En2 + 3H2 प्राप्त होता है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यह भी क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपक्रिया की कोटि
क्या होगी, शून्य होगी। अपक्रिया की कोटि क्या होगी, शून्य होगी। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर न तो अमोनिया का सांद्रण परिवर्तित होता है, न तो एचआई का सांद्रण परिवर्तित होता है, न तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का सांद्रण परिवर्तित होता। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो यह सब उदाहरण है, आप लोग देख लीजिएगा। और आज दूसरे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि अपक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपक्रिया की कोटि पहले ही बता दिया गया है। अपक्रिया की कोटि की परिभाषा में ही बता दिया गया है कि अपक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, न कि किसी अपक्रिया को देखकर बता सकते हैं कि वह अपक्रिया शून्य कोटि की अपक्रिया होगी। तो इस तरह से उदाहरण भी याद करना होगा कि कौन सी अपक्रिया किस कोटि की होती है। तो यहाँ पर जो शून्य कोटि की अपक्रिया है उसका वो गणितीय रूप पढ़ेंगे। गणितीय रूप, गणितीय रूप में मतलब कि यह इसका सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर माना शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, माना शून्य कोटि की अपक्रिया कोई है A2 या क्या बना रहा है, उत्पाद। तो यहाँ पर T बराबर 0 समय पर, T बराबर 0 समय पर पदार्थ की मात्रा, मान लीजिए 1 ग्राम है, यानी कि इस अभिकारक पदार्थ की मात्रा क्या है, 1 ग्राम है। यानी कि T बराबर 0 समय पर, यानी कि अपक्रिया होने से पहले, अपक्रिया होने से पहले पदार्थ की मात्रा क्या होगी, 1 ग्राम होगी। और T बराबर 1 सेकेंड पर बाद पदार्थ की सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता क्या होगी, यह भी 1 ग्राम होगी, 1 ग्राम ही होगी, क्योंकि इसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं हो रही है। तो परिवर्तित नहीं हो रही है तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि जो मात्रा घटनी चाहिए वह मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पदार्थ की सांद्रता परिवर्तित नहीं होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रिया की दर
यह अपक्रिया की दर जो होगी कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, ए की सांद्रता की पावर क्या होगा 0 होगा। तो अपक्रिया की दर होता है dx/dt। यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, जहाँ k क्या है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक k क्या है वेग स्थिरांक है। तो यहाँ पर चूँकि कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के घात में अगर 0 होता तो उसका मान क्या होता 1 होता। यानी कि किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है तो वह उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा dx/dt बराबर k। तो यह dx/dt बराबर k। तो dt को इधर ले जाइए, dt को इधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा dx बराबर k इंटू dt, dx बराबर k इंटू dt। तो यहाँ पर इस समीकरण का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो यह समाकलन dx बराबर k इंटू dt। तो यहाँ पे समाकलन करेंगे तो समाकलन के बाद आएगा x बराबर k t। यहाँ पे d हट जाएगा और यहाँ से d हट जाएगा, तो k इंटू क्या हो जाएगा t प्लस c, जहाँ क्या है c समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। तो इस तरह से यदि क्या हो t बराबर 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखते हैं t बराबर 0 समय पर पदार्थ की मात्रा क्या है 1 ग्राम है। तो t बराबर 0 समय पर पदार्थ की मात्रा क्या है 1 ग्राम है। यहाँ पर x का मान नहीं है कुछ, x का मान क्या कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस समीकरण के अनुसार हो जाएगा, इस समीकरण से यह हो जाएगा x बराबर 0 t बराबर 0, तो यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा c बराबर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर समीकरण 1 से तो यहाँ पर हो जाएगा c बराबर 0। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर के टी प्लस 0,
एक्स बराबर क्या हो जाएगा के टी प्लस क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर के टी बराबर एक्स है, तो यहाँ पर टी को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा टी। के बराबर क्या आ जाएगा एक्स बाई टी। यह समीकरण क्या होगा शून्य कोट की। यानी कि x बराबर क्या होगा, अरे k बराबर एक्स बाई टी होगा। तो k बराबर एक्स बाई टी को k बराबर एक्स बाई टी को कहेंगे यह समीकरण शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यह समीकरण शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। अभिक्रिया का समीकरण होगा। तो यह सूत्र प्राप्त होता है जहाँ के क्या है वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक एक्स क्या है पदार्थ की शेष मात्रा है और टी क्या है समय है। टी क्या है समय है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अब अगर अर्धायु काल के लिए लिया जाए, अर्धायु काल के लिए, अर्धायु काल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अर्धायु काल क्या होता है कि यानी कि कोई भी पदार्थ हो उसकी मात्रा 1 ग्राम हो तो यह यानी कि किसी पदार्थ को आधा होने में लगा समय क्या कहलाता है अर्धायु काल कहलाता है। यानी कि जैसे यह है कलम, इसको आधा होने में जितना समय लगेगा वही क्या कहलाएगा अर्धायु काल कहलाएगा। तो यानी कि यहाँ पे समय क्या हो जाएगा टी हाफ हो जाएगा और जो पदार्थ की मात्रा है यह पदार्थ की मात्रा यानी कि यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा a/2। पदार्थ की शेष मात्रा क्या हो जाएगा x बराबर a/2, क्योंकि यह पदार्थ क्या होगा अंतिम मात्रा होगा। तो इस तरह से x बराबर a/2 हो जाएगा। तो ये समीकरण इस समीकरण में रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर a/2 बाई टी हाफ। तो टी हाफ उठ के यहाँ पे चला आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर a/2 टी हाफ। तो यानी कि टी हाफ को इधर ले जाइए, k यहाँ पे चला आएगा तो टी हाफ बराबर
के इंटू, अरे नहीं, ए बाई 2 के हो जाएगा। तो यहाँ पर जो के क्या है, वेग स्थिरांक है या पदार्थ की मात्रा है, और यहाँ पे क्या है, टी हाफ है। टी हाफ को क्या कहेंगे, अर्धायुकाल, और यह पदार्थ की मात्रा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो टी हाफ है यह समानुपाती क्या होगा, ए की। ए क्या है, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शून्य कोट की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी कि ए की मात्रा बढ़ेगी तो अर्धायुकाल की मात्रा भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ए की मात्रा घट रही है तो अर्धायुकाल की मात्रा भी क्या होगी, घटेगी। तो इसलिए जो अर्धायुकाल है वह पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अब शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, अर्धायुकाल पदार्थ की मात्रा ए पर निर्भर करता है। यानी कि जो शून्य कोट की अपक्रिया है, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल जो होता है, अर्धायुकाल पदार्थ की मात्रा या ए पर निर्भर करेगा। तो यह क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि शून्य कोट की अपक्रिया पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है या नहीं। तो 4 ऑप्शन बना देगा उसी में, तो उसमें याद रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। तो इस तरह से अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर पहले यह जो सूत्र आता है उसी के अनुसार अर्धायुकाल भी लिखेंगे। अर्धायुकाल में जैसे अर्धायुकाल मतलब कि आधा आयु का समय। तो यानी कि कोई भी पदार्थ को आधा होने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, अर्धायुकाल कहते हैं। जैसे तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा, यक्स, जो शेष मात्रा होगा यक्स, वह क्या हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए बाई 2 लास्ट वाली मात्रा आएगा। तो यहाँ पर उसी समीकरण में रख देंगे ए बाई 2 टी हाफ, तो यह टी हाफ यहाँ पे चला आता है, तो यहाँ पे ए बाई 2 टी हाफ हो जाएगा। टी हाफ को इधर ले जाइए तो के यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ पे टी हाफ बराबर ए बाई 2 के, तो यहाँ पे टी हाफ समानुपाती क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ, अरे पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ेगी तो टी हाफ भी बढ़ेगा, अगर पदार्थ की मात्रा कम होगी तो टी हाफ की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि शून्य कोट की जो अपक्रिया है, अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल पदार्थ की मात्रा ए पर निर्भर करता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और पूछता है, उस पर अब हम देख लेंगे। शून्य
कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। स्थिरांक का मात्रक तो यहाँ पर आया k बराबर x/t। यह पदार्थ की मात्रा, तो यहाँ पर हो जाएगा मोल, सांद्रण इसको कहेंगे, मोल प्रति लीटर बटे सेकेंड। तो सेकेंड यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मोल प्रति लीटर सेकेंड या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यह भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। थैंक यू। तो इस तरह से हम लोग पढ़े कि शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं और इसका गणितीय रूप क्या होगा, यानी कि सूत्र क्या आएगा, और आप मात्रक पढ़ चुके हैं। और अब यदि हमारा वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जो भी वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पर तुरंत आपके मोबाइल पर मैसेज पहुंच जाएगा। थैंक यू।